वीडियो में हम चैप्टर 12 एंड 13 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस चैप्टर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ज़्यादा टॉपिक नहीं थे इसलिए मैंने एक ही वीडियो में दोनों चैप्टर को इंक्लूड कर दिया है। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है सर्वांग समता तथा समरूपता। अगर हम सर्वांग समता की बात करें जो हमारा पहला टॉपिक है, तो मान लीजिए 2005 के बने हुए आपके पास दो सिक्के हैं 1-1 रुपए के। अगर उन दोनों सिक्कों को आप एक दूसरे के ऊपर रखते हो तो वो एक दूसरे को ढक लेंगे। तो वो जो दोनों सिक्के हैं वो आपस में दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है कि जब दो आकृतियाँ एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेती हैं तो वह एक दूसरे की सर्वांग सम होती हैं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल और देती हूँ। 5x2 सेंटीमीटर का आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा है येलो कलर का, ठीक है। एक रेड कलर का कागज़ का टुकड़ा सेम उसी माप का उसी साइज़ का 5x2 का आपके पास दूसरा कागज़ का टुकड़ा है। अगर आप उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो दोनों टुकड़े भी आपस में एक दूसरे को ढक लेंगे। तो मेरा अलग अलग कलर बताने का मतलब यही था कि मैथ्स में कलर डजंट मैटर। मतलब कलर से आपको मतलब नहीं, आपको सिर्फ शेप देखना है और साइज़ देखना है, बस उसी से मतलब है। अगर शेप साइज़ दोनों समान होते हैं तो वो एक दूसरे की सर्वांग सम होती हैं। अब मेरे सामने एक पॉइंट है कि दो सर्वांग सम आकृतियाँ समान आकृति तथा समान साइज़ की यानी माप की होती हैं। देखिए मैंने जो आपको बताया था। अब यहाँ पे आपके सामने डायग्राम है। देखिए 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई तथा 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई पहले डायग्राम की अगर बात करें। दूसरा डायग्राम सेम ऐसा ही है। तो ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है अगर आप देखिए, क्योंकि शेप और साइज़ दोनों ही इनके समान हैं। तो अगर शेप साइज़ समान है तो आपकी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब बात करते हैं समरूपता की। समरूपता देखिए वे आकृतियाँ जिनकी आकृति तो समान होती है परंतु माप यानी कि जो साइज होता है वो एक दूसरे मतलब जो माप होता है उसका यहाँ पे समान नहीं होता है, समान नहीं होता है, ठीक है। समान नहीं होता, यहाँ पे लिख लेना आप। मतलब आकृति तो उनकी समान होगी लेकिन जो उनका साइज होगा वो समान नहीं होगा। जरूरी नहीं है समान हो भाई, शेप्स पे डिपेंड करता है लेकिन साइज पे नहीं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समरूप हो जाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए आपकी कोई पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, ठीक है, वो रेक्टेंगल शेप में है। उसके बाद आपके पास एक और फोटो है जो पासपोर्ट साइज ही है लेकिन रेक्टेंगल शेप की है और काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो अगर आप शेप की बात करें, आकृति की तो दोनों ही रेक्टेंगल हैं, लेकिन अगर साइज़ की बात करें, माप की बात करें तो वो दोनों डिफरेंट हैं। तो अगर आकृति समान है तो एक दूसरे के समरूप हो जाएंगी। अब समरूप होने की कोई कंडीशन होती है, मैं आपसे डिस्कस करूँगी। आपके सामने ये डायग्राम है, सेम आकृति का डायग्राम अगर आप देखो तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि आपको आंखों से ही दिख रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन तब भी एक दूसरे के समरूप है। किस प्रकार से समरूप है मैं आपको बता दूं कि अगर इनके कोण आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे सभी जो कोण हैं आपस में, कोण डी, कोण सी, कोण ए, कोण बी, वो सारे कोण डी जो आपका है वो कोण डी डैश के बराबर है। अगर दूसरे इसमें देखिए सारे कोण एक दूसरे के बराबर है। कोण सी जो है वो सी डैश के बराबर है, कोण डी बी जो है वो बी डैश के बराबर, कोण ए जो है ए डैश के बराबर है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर एक चीज़ और अगर ध्यान देने वाली है, अगर यहाँ पे हम माप की बात करें, जो यहाँ पे सभी की जो ये माप है, ये साइज़ है, जो जैसे साइड की बात करें, जैसे डी और सी जो है डी डैश सी के बराबर, इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/2, 4.0, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये भी देखिए ये कट के 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ए डैश डी की, ए डैश डी जो है वो ए डी जो है वो ए डैश डी के अगर अनुपात दोनों का निकालें हम तो ये 3.0 और 1.5 है, तो ये भी 2। मतलब एक तरीके से ये बोला जा सकता है कि इनके कोण तथा इनका जो साइज़ है, जो साइड्स हैं वो समान है। किस प्रकार से समान, अगर आप देख रहे होंगे कि भाई साइड कैसे समान हो गया, देखिए एक सीक्वेंस भी होना चाहिए। मतलब कि जब अगर यहाँ पे 4 है यहाँ पे 11 हो जाता तो मैं कह सकती थी कि जो इनके साइड हैं वो समान नहीं है, आपस में समरूप नहीं हो पाएंगे वो, क्योंकि आकृति भी इनकी बदल जाएगी। लेकिन अगर अनुपात की अगर हम बात करें तो देखिए 2-2 का अनुपात आ रहा है। ये 4 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर इन दोनों के बीच का अनुपात देखें तो क्या है, 2 है।
तो दोनों के साइड्स जो हैं उनकी जो माप है उनके बीच का अनुपात 2 है तथा इनके जो बीच के कोण है वो आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। ठीक है, समरूप की यही कंडीशन है, ज़्यादा कुछ नहीं डीप में पूछ लेते, बस इतना ही पूछ लेते हैं। आप इतना ही जान लो, बस आपके लिए बहुत है। अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। देखिए सर्वांग समता मैंने बताया था कि शेप और साइज दोनों के जिनके बराबर होते हैं वो सर्वांग सम होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि शेप और साइज इनके बराबर है कि नहीं है, तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगी और आपको ये बताऊंगी किस तरीके से कितनी कंडीशंस होती है जिनमें ये बोला जा सकता है कि जो त्रिभुज है वो एक दूसरे के सर्वांग सम है। सबसे पहली कंडीशन है साइड साइड साइड। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जो दो त्रिभुज आपके सामने हैं, अगर इनकी साइड तीनों साइड बराबर हों, तीनों की तीनों साइड बराबर है, तो वो आपस में एक दूसरे के त्रिभुज ए जो है यहाँ पे ऐसे इसको डिफाइन करेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम का साइन ऐसे होता है, 2 बार इक्वल करके ऊपर ऐसे साइन कर देंगे। सर्वांग सम है ए डैश, त्रिभुज ए डैश बी डैश एंड सी के, क्योंकि अगर तीनों साइड 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 इक्वल आ जाएं तो वो एक दूसरे की सर्वांग सम होंगे त्रिभुज। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी साइड साइड एंगल की। ये भी आप समझ गए होंगे, अगर त्रिभुज के 2 साइड बराबर होते हैं और एंगल बराबर होता है तब भी वो आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डैश बी के, एक साइड बराबर हो गया। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें बी सी इज इक्वल टू ए डैश बी के, 2 साइड आपके बराबर हो गए। अब आपको देखना है कि कोई ऐसा एंगल है जो एक दूसरे के इक्वल है, तो आप देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश, तो ये दोनों एंगल त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी भी आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब हम अपनी थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन है हमारी एंगल एंगल साइड। ये भी आप समझ गए होंगे कि 2 एंगल और एक साइड इक्वल होंगे तब आपका त्रिभुज जो है सर्वांग सम होगा। तो यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करें तो देखिए यहाँ पे ए बी सी, मैं इसको कर दे रही हूँ, इसको ए डैश बी डैश और सी डैश किए दे रही हूँ। तो आप यहाँ पे देखो एंगल ए जो है वो इक्वल है किसके, एंगल सी के, ठीक है, सी डैश के। और उसके बाद एंगल यहाँ पे एंगल जो सी है वो ए डैश के इक्वल है, ठीक है। दो एंगल आपके इक्वल निकल गए। अब अगर साइड की बात करें तो साइड देखिए ए सी इज इक्वल टू ए डैश सी, तो देखिए ये एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, एक एंगल हो गया। तो मतलब एंगल एंगल साइड भी कंडीशन अगर मिल रही है आपको तो वो भी एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है ए डैश बी डैश सी डैश के त्रिभुज, ठीक है। अब हमारी लास्ट जो कंडीशन है वो ये है एंगल एंगल एंगल। अब ये भी समझ गए होंगे आप कि तीनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर ये डायग्राम ए और बी को अगर हम देखें तो देखिए ये एंगल ये एंगल ये एंगल आपस में, ये दोनों त्रिभुज जो हैं इनके सभी एंगल जो हैं आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये कंडीशन हमें मिल रही है कि एंगल 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 अगर इक्वल हैं दोनों त्रिभुज के एक दूसरे के तो आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। लेकिन एक कंडीशन एक और आपकी अप्लाई हो रही है कि कर्ण इज इक्वल टू कर्ण, साइड इज इक्वल टू साइड। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का कर्ण, किसी त्रिभुज का कर्ण बराबर हो और उसकी एक साइड भी बराबर हो तब भी वो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के कर्ण बराबर हैं और एक साइड बराबर है तो जरूर जाहिर सी बात है कि उसका जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। वो जो होगा वो 90 डिग्री का समकोण होगा, समकोण त्रिभुज होगा, तभी उसका कर्ण और एक साइड बराबर है। तो वो त्रिभुज भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर ये डायग्राम देखिए तो इसका जो ये साइड है और ये साइड इक्वल है। उसके बाद ये देखिए ये 5.8 का है, ये भी 5.8 का है, दोनों के कर्ण देखिए बराबर हैं। त्रिभुज भले ही आप शेप में देखो, साइज में देखो तो देखो कितने डिफरेंट लग रहे हैं आपको। ये उल्टा बना हुआ, ये इधर साइड को बना हुआ, ये ऊपर साइड को बना हुआ। लेकिन अगर हम बात करें एंगल और साइड की तो देखिए एक साइड भी बराबर है और दूसरा साइड भी बराबर है, तो
तो आपका एंगल ऑलरेडी एक 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है मैथ्स का लगभग। अब आपको क्वेश्चन पे प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, आपके एग्ज़ाम जब होंगे, अभी तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए जब भी होंगे सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम, तो आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट रहेगा। बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा।